नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर से, लीडिंग वेबसाइट से गवर्नमेंट की लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसको सतत रूप से देखते हुए इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलते हैं और देखेंगे हम लोग कि कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। किसान सारथी ऐप है और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ई दाखिल पोर्टल है, सेक्युलरिज्म है और मनी लॉन्ड्रिंग है। एक बात बताइए, इसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया है? ठीक है, ई दाखिल। अब ये ई दाखिल है तो ये किससे रिलेटेड है ये समझ में आ जाए। कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको ई गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग। ये भी टेक्नोलॉजी का यूज है, किसके लिए? किसान के लिए है। ठीक है ना। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहा है आपका, है ना। आपने आर्टिकल 44 वगैरह देख भी रखा होगा। ठीक है ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, गोवा में है तो क्यों है और जगह कोई क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कास्ट पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें हैं वहां। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का कैसा जो है स्ट्रक्चर है, वेस्ट में सेक्युलरिज्म का क्या स्ट्रक्चर, क्या ये सारी चीजें मैंने पहले डिकोड नहीं की, आपको सारी चीजें की है। तो मैंने कमेंट में पढ़ा कि जो टॉपिक्स छूट गए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जब कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है तभी यहां पर गैप होता है। ये इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कुछ भी हो जाए यहां पर गैप करने की बिल्कुल भी कोई ऐसी, जब बिल्कुल ऐसी कि अब उसको हम उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते तो मजबूरन हमें वहां पर गैप लेना पड़ता है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा सहयोग भी करें, मोटिवेशन भी बना रहे, देखें, कमेंट करें, जो पूछा जाए उसको बताएं आप, तो उससे हम लोगों को भी तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जो है थर्ड पेपर से रिलेटेड है, कई बार इसको भी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो जो पहला टॉपिक है हमारा किसान साथी है। अब ये पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, पेपर थर्ड में, जीएस पेपर थर्ड में। टेक्नोलॉजी भी वही है, एग्रीकल्चर भी वही। तो अभी हमारे यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च कर दिया कि भैया किसान सारथी जो ऐप है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए किसको? फार्मर्स को। सीधी सी बात है। अब इसको किसने किया? तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं आपके, ठीक है, और उन्होंने किसके साथ मिलके, तो बिल्कुल जनरल अगर आप सोचेंगे तो भी आपका दिमाग जनरलाइज करके सोचेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर मीट ही होगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो है किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। और ये कब किया है? जब आईसीएआर है जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल जो हमारा रिसर्च है उसका 93rd फाउंडेशनल डे है। तो इसको याद रख सकते हैं कि स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, स्टेट पीसीएस के लिए आवश्यक भी है। उसके बाद अगर यहां पर हम देखें तो जो किसान सारथी है वो कैसा प्लेटफॉर्म है? तो भैया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या करेगा ये? तो फैसिलिटेट करेगा, सहायता प्रदान करेगा फार्मर्स को, सही जो है सूचना देगा उनको टाइम बाउंड मैनर में, सही समय पर। और किस लैंग्वेज में? जिस लैंग्वेज में वो आपके क्या होंगे, जिसमें वो कंफर्ट होंगे, जो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, मतलब डिजायर्ड लैंग्वेज में, है ना, अलग अलग भाषाओं में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कई तरीके की विविधताएं हैं जिसमें से एक भाषागत भी विविधता है ना। पूरे भारत देश की बात करते हैं हम, ठीक है ना, कर रहे हैं, जो विविधता में एकता का कंसेप्ट है। अब उसके बाद देखिए कि जो एप्लीकेशन है यहां पर वो भी फैसिलिटेट करेगा ऑफिशियल्स को कि वो मॉनिटर कर सके जो आपके दैनिक क्रियाकलाप है।
ठीक है, जैसे फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन कराना है ना, लाइव कॉल से मैसेज है, एडवाइजरीज उनको देना है ना, तो ये सब करने में क्या होगा, उनको सहूलियत होगी। सीधा इसको आप सीधा जीएस पेपर 2 पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पर भी ई गवर्नेंस लिख रहे हैं, जहां पर भी ट्रांसपेरेंसी को यूज कर रहे हैं, जहां पर भी अकाउंटेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, है ना, सिटीजन सेंट्रिक मॉडल, ये यहां पर जो है इस चीज को एप्लीकेशन अप्लाई करना है। हमने करंट पढ़ लिया, हमारे आंसर में कैसे आ रहा है ना। अब अभी लगातार पढ़ रहे हैं हम लोग कि कृषि में नई नई तकनीकियों का जो है समावेशन किया जा रहा है ना, उनका जो है वहां पर समावेश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर उत्पादकता को बढ़ाना है। ये पढ़ रहे हैं हम, उसी का क्या कंटिन्यूएशन नहीं है ये आपका, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर बोला जा रहा है कि इसके ये जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से क्या होगा, तो जो किसान है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है स्थापित किए गए, क्यों, क्योंकि वहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, तो वो यहां पर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से कृषकों को भी उचित जो है तकनीकी के बारे में बता सकेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जिससे जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसी के थ्रू तो हम फिर फार्मर्स को क्या करेंगे, उनकी इनकम को डबलिंग करेंगे। उससे क्या होगा, आपका इनकम को डबल करने से है ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। जो 50% लोग प्राइमरी जो आपके सेक्टर में इंडल्ज है, जब उनका एम्पावरमेंट होगा तभी तो देश का सतत विकास होगा। सारी चीजें वही। अब आईसीआर के बारे में यहां पर नॉर्मल चीजें बताई गई कंटेक्चुअल, कि भैया फाउंडेड कब जो है, इसकी स्थापना कब हुई, तो भैया ये 16 जुलाई 1929 को हुई। ठीक, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर होगा, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन है ना डिपार्टमेंट है ये आपका, किसके अंतर्गत होगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। अपेक्स बॉडी है आर&डी के लिए, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत, और एजुकेट करने के लिए जैसे हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, एनिमल साइंस है, इसके लिए, है ना, पूरी अक्रॉस द कंट्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक, इसके बाद यहां पर यूनियन मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर के, वो सर्व करते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक टॉपिक और है इसी में, सेक्युलरिज्म, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, तो ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा, और हमारे जीएस में भी हमेशा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा बताइएगा, क्योंकि हमारे यहां हमेशा इस तरीके की आप घटनाएं देखते रहते हैं। इसको जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल जो उनका इंटरेस्ट है उनको मोबिलाइज करने के लिए ये सब करते हैं वो लोग, है ना। बिल्कुल सच बात है, ये बोलने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमको आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन सच बात है। अब अभी इलेक्शन आया, अब उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस कर दिया कि बीजेपी अगर री इलेक्ट हो जाती है तो इनैक्ट करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, स्टेट में। अब एक बात समझिएगा, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो मेरा किसी पार्टी से सरोकार नहीं है, मैं किसी पार्टी से विशेष मतलब किसी पार्टी के लिए अगर कुछ बोल भी दूं और किसी को अगर वहां उनको खराब भी लगे तो प्लीज खराब कमेंट यहां पर नीचे मत करिएगा। थोड़ा सा ऐसा है कि एज अ सिविल सर्वेंट यहां पर आप जो है जो भी कम्युनिकेट करें उस हिसाब से करें, है ना, क्योंकि जो नैतिकता का परिचय होता है ना, ऑफिस में हर कोई जो है नैतिक ही दिखता है जब आप अकेले होते हैं। क्योंकि यहां पर जब हम वर्चुअल जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर जब हम कमेंट करते हैं तो हमको टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमको देखने वाला तो है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हम फ्री होते हैं। तो आप सोचिए, जब आप स्वतंत्र होते हैं तभी आपकी नैतिकता का परिचय होता है। इस चीज को जिस दिन हम अपनी पर्सनालिटी में एम्बेडेड करना चालू कर देते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में वो चरित्र में झलकता है, ठीक है ना। अब ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, क्यों इलेक्शन के टाइम पे ये सब चीजें होती। ईडब्ल्यूएस भी लाया गया तो क्यों इलेक्शन के टाइम पे लाया गया, 50 साल से होश नहीं था। अभी ओबीसी का जजमेंट चल रहा है 1993 का, जो हमारा इंदिरा साहनी जजमेंट है, किसको नहीं पता कि 50% की बेल्ट अगर वायलेट हो गई तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसमें कोई भी अभी भी जो है कई जगह विवाद बना हुआ है स्टेट्स में, है ना, लाइक एमपी में लगातार चल रहा। अब उसके जो भुक्तभोगी हैं, जो उसका दंश झेल रहे हैं, वो कौन है, स्टूडेंट है, नॉर्मल लोग हैं। भैया एलीट क्लास को किसी तरीके की समस्या कभी नहीं होती, इस चीज को समझिए। यहां पर समस्या किसको हो रही है, किसको हो रही बताइए, यहां पर जो समस्या हो रही है आम जनता को हो रही है। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिएगा कि हमारे यहां ये बोला गया कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। जो हमारे यहाँ पर्सनल लॉज वगैरह होते हैं ना, जैसे शादी है, तलाक है, एडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है ना, ये सब आप देखते होंगे। तो ये हमारे यहाँ कई सारी, हमारे यहाँ क्या विविधता में एकता, जिसको हम मल्टी कल्चरलिज्म भी बोलते हैं, है ना, प्लूरलिज्म भी बोलते हैं, ये सब वर्ड यूज करते हैं हम। तो जाति के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना, कई सारी जो है विविधताएं हमारे यहाँ, ठीक। तो वहां पर अलग अलग धर्मों
के लिए, जो अलग अलग पंथ के समुदाय है, पंथ है ना, जो है उनके लिए पर्सनल लॉज अलग अलग है। जैसे आप मुस्लिम्स में देखेंगे और हिंदू में देखेंगे, अब अलग अलग है। अब इसको कोई अपना बेसिक लेके नहीं जाएगा। ये एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि आप शाह बानो केस का जजमेंट देखिए, जिनमें मुस्लिम्स को ये बोला जाता है कि तलाक देने के बाद वो फिर किसी तरीके का भत्ता वगैरह नहीं देंगे, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने अंततः दिया भैया, उन्होंने निर्णय दिया, बोला कि देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप धर्म से जोड़ के मत देखिए इसको रिलीजन से। सबसे पहले तो बेसिक है मानवता, एक इंसान, एक व्यक्ति होने के आधार पर उसका फंडामेंटल राइट्स है कि वो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत उसको लाया जाएगा, ठीक है। और समानता का जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। तो वहां आर्टिकल 14, 19, 21 इन सबको जोड़ के देखेंगे, फिर 25 से 28, तो हमारा जजमेंट वहां से निकलेगा। इन सब चीजों को समझिएगा। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक। अब उससे वो गवर्न होता है। तो इसके लिए ये कि अगर आप ये जो पूरे पर्सनल लॉज हैं हमारे यहाँ, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे यहाँ, जितनी भी धर्म के लोग हैं, तो उनके लिए जो है एक ही लॉ बना दे, हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। अब समझिएगा, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत इसका जो है उल्लेख भी, इसीलिए तो डीपीएसपी में रखे, फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखे। आपने समझा चीज को, क्यों रखा गया यहां पर रखा ही इसलिए गया इसको, क्योंकि जो आपका डीपीएसपी क्या है, जस्टिसिएबल है क्या कोर्ट में? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वहां पर रखा गया कि आने वाले समय में फिर हम देखेंगे। हमारे यहां मैंने कई बार आपको बताया कि हमारे यहाँ सैलेड बाउल प्रिंसिपल है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं। जैसे आप सैलेड देखते हैं तो उसमें बीट्स भी है ना, गाजर भी है ना, अनियन भी है आपका, ठीक है, और जो भी आप लोग सोच सकते हैं वो सब है, लेकिन वो है एक प्लेट में, एक ही प्लेट में रखा हुआ है सैलेड। उसको मिला दीजिए, आप मिला देंगे तो भी वो सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ है, विविधता में एकता। इसको सैलेड बाउल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारा, क्योंकि कोई भी जो चीज होती है, जैसे आप वेस्ट में देखेंगे, फ्रांस वगैरह में प्योर सेक्युलर स्टेट है। कहने का मतलब क्या कि वहां की सोसाइटी का, आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उससे बहुत सारी चीजें गवर्न होती है, उसी के हिसाब से वहां पर कानून और ये सब बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं, तो इसमें बहुत पहले से बहुत सारे जो है आपके डिबेट चली आ रही थी, क्योंकि 1947 में हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उसके लिए धर्म जो है बहुत बड़ा रीजन था। उन्होंने यही बोला कि उन्होंने रीजन बनाया और उन्होंने बताया कि भैया यहां पर तो हम माइनॉरिटी में हैं, तो जो मेजॉरिटी में है वो हमारा शोषण करेंगे, है ना। और उसी के कारण आज भी बोला जाता है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे तो वहां पर ऐसा ना हो कहीं कि मेजॉरिटी जो है ग्रुप वो माइनॉरिटी के ऊपर हावी हो जाए। समझ रहे हैं आप, बहुत सारे यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, पहली चीज। और जहां पर सोसाइटी अवेयर नहीं होगी वहां लागू करना बहुत ही मुश्किल है। अवेयर का मतलब ये कि जाति पाति इससे ऊपर निकलना है हमको। हमने ज्ञान नहीं लिया अंग्रेजों से ये वाला कि भैया वो भी डिवाइड एंड रूल करते थे, आज भी वही हो रहा है, ठीक है। इसको पर्सनल लेवल पे लेकर आके मत सोचिएगा। जब भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ करिए मेरी बात का, तो उसको समग्रता में समझिए, ठीक है ना। उसमें जो है पूरे एक मैक्रो लेवल पे जाके आप कंक्लूड करिए तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो यहां पर बोला जा रहा था कि जो डिबेट चल रही थी कि यहां पर इंश्योर करना है इक्वालिटी, है ना, जो डिफरेंट रिलीजियस जो आपकी कम्युनिटीज है उनके बीच में, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पर इंश्योर करना है इक्वालिटी विद इन आर रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखिए यहां पर क्या है, डिबेट ऐसी चल रही थी इसमें कि इसमें न केवल जो है धार्मिक समुदायों के बीच में समानता चाहिए, बल्कि किसी जो एक पर्टिकुलर आपका पंथ है, सेक्ट है, जो आपका रिलीजियस कम्युनिटी है, उसके अंतर्गत भी इक्वालिटी। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी जो है इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इससे बताया जा रहा है ना। तो उसमें जो है किसको, मैन और वुमेन को लेके यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो है आप देखिए कि लगातार जो जजमेंट आ रहे हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का ले लीजिए आप, है ना, चाहे आप यहां तलाक के बाद जो आपके वो केस वही है, शाह बानो वाला केस, उनके फिर जो डेनियल लतीफी थे जो उनके एडवोकेट, वही उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रिपल तलाक हो गया, निकाह हलाला हो गया, अब ये लोग आप लोग सुनते होंगे ना। तो ये कैसा ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है ये, इस तरीके के प्रावधान। अरे भैया आप धर्म बाद में जब आप पैदा हुए उस धर्म के अंदर, तो ये मनुष्य का बनाया हुआ, लेकिन पैदा हुए तो एक इंसान के रूप में, तो इंसान का शोषण कैसे होगा,
उसमें यही ग्राउंड देके वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है मैन और वुमेन की इक्वल राइट्स, ठीक है। इसके बाद 1835 में ये इसका जो ओरिजिन हुआ वो कब हुआ कि 1813 के एक्ट के बाद यहां पर सोशल रिफॉर्म चालू हुआ, उसी के एजिटेशन में हम 1857 की क्रांति देखेंगे। तो यहां पर ये सिविल कोड लाने लगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा है। आप समझिएगा बात को, ठीक। हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर आपका किसका है, जो वेस्ट की सोसाइटी का, बहुत डिफरेंस है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने जैसे ही इसको आरोपित किया तो उसका जो है प्रभाव उनको देखने को मिला कि हमारे यहाँ जैसे ही आस्था और धर्म वाले क्षेत्र में जैसे ही किसी का इंटरसेक्शन होता है तो तुरंत एजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है ये, ठीक। तो यहां पर बोला गया कि 1835 में उन्होंने ट्राई किया था यूनिफॉर्मिटी लाने की, ठीक है ना। जो आपके पर्सनल लॉ है, इंडियन लॉ है, जो क्राइम्स एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इस और पर्सनल लॉज के संदर्भ में हिंदूज और मुस्लिम्स के, है ना, तब कोडिफिकेशन वगैरह चालू होगा। आपको पता है इसी समय मैकाले कमीशन वगैरह भी बनता है, विधि आयोग बनता है जो मैकाले जिसका अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर कमेटी बनाई गई एक बार, मतलब जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता टाइम में 1941 में बी एन राव कमेटी थी, उसने बाद में बात भी की हिंदू लॉज में कोडिफिकेशन की। उसके बाद अमेंडमेंट आप देखते हैं जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है आपका 1956 का, ठीक है ना, जिसमें डिनाई कर दिया गया था कि भैया जो पुत्रियां होती हैं उनको जो है किसी तरीके का अधिकार नहीं उनकी पैतृक संपत्ति में। लेकिन 2005 से फिर उसको इसको अमेंडमेंट किया गया इसमें, और अब एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल राइट्स दिया जाता है फादर की जो होती है उसमें, किसको, लड़कियों को। लेकिन एक बात बताइए कितनी लड़कियों को यथार्थ में ऐसे अधिकार मिले हुए हैं, बताइए जरा। अपने ऊपर सारे एग्जांपल लेके देखना हमको, हमारे ही आसपास सारे जो है आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। अब यहाँ फेवर में आर्गुमेंट अपने आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना, बर्डन कम होगा लीगल सिस्टम में, यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, है ना, ये जेंडर जस्टिस भी देगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कई सारे जो वैयक्तिक आपके कानून बनाए गए हैं वो अनजस्ट है, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो फिर वहां पर जो है इन सारे जो आपके ड्रॉबैक्स है, लूप होल्स है, इनको भी वहां पर एड्रेस किया जा सकेगा, ठीक है, एड्रेस किया जा सकेगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये जो लिखा गया है कि ये हेल्प करेगा किसमें, एंड करने में भैया, वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर ये खत्म हो जाए ना इन सब चीजों में, मतलब एकदम से हर चीज का सॉल्यूशन जो है ऐसा नहीं निकलता कि तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर ऐसा हो गया ना, अगर ऐसा हो गया, है ना, जो आपका रिलीजन से बेस्ड जो भी मोबिलाइजेशन ये लोग अपने इंटरेस्ट को मोबिलाइज करने के लिए जो हमारा यूज करते हैं ये लोग, वोट बैंक की जो राजनीति है ये अगर खत्म हो गई ना तो उसी से जुड़ा हुआ रिजर्वेशन का भी सब्जेक्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, है ना, सारी चीजों को, इसको समझना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि अगेंस्ट में देना है तो ये सीधी बात है, यहां पर सबसे पहली चीज है कि मेजॉरिटी का कहीं जो है वो आपका माइनॉरिटी के ऊपर उसका क्या ना हो जाए, वो इंपोजमेंट, मतलब इंपोज ना कर दे। किस चीज को इंपोज, अपनी ही विचारधारा को, मतलब यहां पर अल्पसंख्यकों का शोषण ना हो, ऐसे समझिए आप, ठीक। तो ये जो है आपका, ये समझिए, ये बहुसंख्यक है ना, जो मेजॉरिटी में है वो अपनी विचारधारा को कहीं थोपने ना लग जाए, है ना, इस कानून के माध्यम से, ऐसा माना जाता है। इसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, क्योंकि सेंसिटिव है इशू, कोई हाथ नहीं डालना चाहता भैया, क्योंकि अपना वोट बैंक कैसे खत्म कर ले, है ना। अब देखिए अभी आया है ना एक फ्रॉड बैंक का, 2012 से चल रहा था, ठीक है, और अभी तक उसको डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है इसमें, है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो यहां पर कई सारे जो चेंजेस किए गए लॉज में, है ना, तो वो आपके फेवर में जो वुमेन के किए गए, है ना, जैसे इनहेरिटेंस एक्ट में वही उत्तराधिकार का। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो अगर ऐसा कोई लड़की जाके अभी भी अधिकार, तो सोशल स्टिग्मा के रूप में उसको जाना जाता है, सामाजिक कलंक के रूप में, और सामाजिक बहिष्कार वगैरह का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल सा पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो है आपका मल्टीकल्चरलिज्म, जो भीखू पारेख ने दिया है, ये आपका है ना पॉलिटिकल साइंस है। तो बहुसंस्कृतिवाद आप देखेंगे तो वो आपके उसके जो एसेंस है उसके एग्जैक्ट अगेंस्ट हो जाएगा। ये हम अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो यहाँ पर ये सब जो है पॉइंट्स तो लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से पॉइंट लिखना हमको आना चाहिए, हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, उसके पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और उसके बाद हमको प्रोग्रेसिव जो है आपका प्रैग्मेटिक जो है वहां पर कंक्लूड करना रहता है। यहाँ पर टीएमआई फाउंडेशन जो केस था उसमें जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बोला था कि यहां पर प्रिजर्व करना हमको किसको, डाइवर्सिटी को। लेकिन जो यूनिवर्सल सिविल कोड है आपका वो कॉन्सोनेंस नहीं है इंडियन सेक्युलरिज्म के हिसाब से, है ना। तो हमारी जो माननीय कोर्ट है, इनके जो जजमेंट है लगातार चेंज होते भी रहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो और 2018 में जो लॉ कमीशन का ओपिनियन था उसने भी बोला कि ये तो मतलब
ऐसा है कि ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एसेंशियल है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आर्टिकल 44 में, उसमें कॉमन है ना, कॉमन वर्ड की बात की गई है ना, सेम की बात की गई है कि कॉमन की बात की गई है। अब आप ये समय की जनरल की बात की गई है, तो कॉमन सिविल कोड की बात की गई है वहां पर। कॉमन मींस है, कॉमन का मतलब जो है संदर्भ वहां पर बताना चल रहा है। अब ये सब व्याख्या है कि वन एंड द सेम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे आप देखते हैं रिजर्वेशन में भी हम बोलते हैं ना कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए है ना, नॉर्मल लोगों के लिए, तो इस तरीके की व्यवस्था है, वहां समान की जो बात की जा रही वही सेम कंसेप्ट यहां पर है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14 में है ना, 14 से 18 के बीच में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें आप देखते हैं, तो उसी के तरीके से यहां पर भी जैसे वहां पर जो है हमने रिजर्वेशन वगैरह दिया है ना, तो वो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में असमान के साथ असमान, मतलब समझ रहे, रिजर्वेशन वाला जैसे कोई हैंडीकैप्ड है ना, जो आपके दिव्यांग जिसको आप बोलते हैं, तो उनको स्पेशल कुछ असिस्टेंस देते हैं ना हम, उसी तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपका, यहां पर कॉमन का मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो है इसमें यहां पर नॉर्मल से चीज बताइए। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो हिंदू हैं वो जो है आपके गवर्न किए जाते हैं एक यूनिफॉर्म लॉ से, ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो है इनका जो है एक ही लॉ, ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो है पूरे मैप में देखिए हर जगह डाइवर्सिटी। अब आप यहां पर देखिए कि जो आपके हिंदू हैं, इसमें नॉर्थ में आप देखेंगे तो क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होती, प्रोहिबिटेड है, लेकिन यही आप साउथ में देखेंगे तो वहां पर उसको ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को कंडेम करते हैं कि भैया हम तो हिंदू, हमारे यहां तो नहीं होती परिवार में शादी, तुम्हारे यहां होती है। आप समझ रहे होंगे मैं किस जगह बताना चाह रहा हूं आपको। इसके बाद यहां पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखा जाता है, कहां पर, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में भी, ठीक है ना, सब में है ना, उनके यहां भी है ऐसा। अब आप नागालैंड, मेघालय, मिजोरम चले जाइए तो वहां बहुत सारे जो है आपके नायर वायर, आपने सुना साउथ की जो है, अब वहां पर आप जाएंगे तो वो भी स्थानीय रीति रिवाज जो है वहां पर, जो जिसको रूढ़ी कहते हैं हम, तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसको सेफ गार्ड भी दिया गया है, लोकल कस्टम्स को वहां को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके की समस्याएं भी है हमारे यहाँ। गोवा को जो है अक्सर माना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हम हमेशा कोट भी करते हैं उसको, ठीक है ना, कोट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं हम लोग। तो वहां पर क्या है कि जो हिंदू हैं आपके वहां पर, वो आज भी गवर्न किए जाते हैं जो आपके पोर्चुगीज फैमिली और सक्सेशन लॉ है। अब ये देखिए, अब वहां पर जो है आपका हिंदू लॉ जो हमारे यहाँ का 1956 है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अप्लीकेबल नहीं, समझ रहे हैं आप, इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और अभी तक जो है या मतलब यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए, एक दो एग्जाम्पल रखिएगा आपके पास बस यहां पर। अब यहां पर बोला जा रहा है वे फॉरवर्ड क्या है, तो जो आपका मल्टीकल्चरलिज्म है, देखिए सेक्युलरिज्म जो है, जाति जो है, कास्ट जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, रजनी कोठारी बहुत बड़े थिंकर है, उन्होंने बोला कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। इस चीज को सोचिएगा, जो अधिकारों की मांग बढ़ी तो जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग थे वो भी तो आपके मेन स्ट्रीम में आ गए। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में जो है इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और इसके बाद जो है जो किस तरीके का हो, नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करे, है ना। इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन वही लिखा हुआ है बिल्कुल, यहां पर जो है नॉर्मल से चीज है कि इसको जो है जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की राय जरूरी है। तो पहले लोगों, आम जनमानस के अंतर्गत वैसी विचारधारा का जो है विकास करने की आवश्यकता है, लोगों में अवेयरनेस बताने की जरूरत है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो निर्णय होना चाहिए वो किसके हिसाब से होना चाहिए, डेमोक्रेसी मतलब क्या, डेमोस, लोगों का तंत्र है, तो लोगों को, ये लोगों के आधार पर, लोगों के मत के आधार पर उसको जो है लागू करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम अपने बिहाफ पे वहां पर आदमी को चुन के भेजते हैं जो बैठे रहते हैं यहाँ पर आराम से, और जो आम आदमी के पास आते नहीं, बस पार्टी के नाम रख लेते हैं, है ना, आम है हम ठीक है। तो यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे हम, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ई दाखिल पोर्टल जो है नॉर्मल सा है कि अभी जो है इसको मतलब इसको जो है क्या किया गया है, इसको जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, किस लिए किया गया है, 15 स्टेट्स और यूटीज में। ये एक तरीके से कंज्यूमर ग्रीवांस रेड्रेसल
है, ठीक है। ई गवर्नेंस में इसको आप जोड़ के देखिए, जीएस पेपर थर्ड है। लॉन्च किया है किसने किया है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो आपका रेड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है, मान लिया हमने। अब फैसिलिटेट करेगा, ये किसको फैसिलिटेट करेगा बताइए? जो पेमेंट है आपकी, जो कोई भी जो आपकी फीस होती है ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। जो भी आपकी कंप्लेन वगैरह के लिए जो है ऑनलाइन भुगतान करने की यहां पर सुविधा दी जाएगी। उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए भी तो ऑनलाइन क्या करती है चीजें, समय को बचाती है ना। आर्थिक भी जो व्यय जो है उसको भी कम करती है ना। न्याय को भी त्वरित माध्यम से जो है वहां पर उपलब्ध कराते हैं। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक। अब इसको डेवलप किया गया किसके? तो जो आपका मीटी है ना, उसने इसको डेवलप किया है जो आपका, और इसके तहत जो आपका एनआईसी है आपका, है ना, ये साइट विकसित की गई है आपकी, ठीक है, और मेंटेन की जाएगी, डेवलप और मेंटेन की जाएगी जो आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। किसके अंतर्गत है? वो आपका मीटी के अंतर्गत। ये पोर्टल जो है डेवलप किया गया है जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है आपका, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका नोडल एजेंसी किसके लिए? जो आपकी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है। 1986 में आपका लाया गया था एक्ट, और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। बताइए जरा अमेंडमेंट पे क्या किया गया है, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो तीन टियर का यहां पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उनकी सीमा वगैरह बढ़ा दिया गया है ना, कि इतने से इतने तक ये देखेंगे, इतने से इतने, तो वो सब दिया गया है यहां पर, नॉर्मल सी चीज है। अब ये क्वासी जुडिशियल आपका क्या है, यहां पर इनको आधार दिया गया। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? वहां पर दंड देने का भी अधिकार, जैसे सेबी को भी बोलते हैं ना, है ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो एक्ट लाया गया होगा तो क्या, तो उपभोक्ताओं का क्या करना, वहां पर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो हितों का संरक्षण करना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो उद्देश्य होगा, तो जो भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही होगी तो उनके जो विवादों का समाधान किया जाए वो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए बताइए जरा। तो वो जो है आपका सरल, है ना, और तीव्र स्पीडी मैनर में, है ना, और एक सर्व सुलभ, जो एक मतलब आसान एक मैकेनिज्म बनाना जिससे आम आदमी, जो आम उपभोक्ता है आपका, उसके हितों का संरक्षण किया जा सके, नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है 3 टियर, ये आपका क्वासी जुडिशियल मशीनरी है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देख जाइएगा अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के प्रावधान बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रावधान, क्या अमेंडमेंट किए गए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेक्युलरिज्म। अब बताइए, सेक्युलरिज्म के सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, उसी हिसाब से समझिएगा। अब यहाँ पर कर्नाटका ने जो है अभी जो है रिसेंटली जो हिजाब बैन वगैरह हुआ कर्नाटक में, उसको देखा जा रहा है अगेंस्ट बेसिक प्रिंसिपल। यही समस्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में। अब आप समझिए कि यहां पर ये उठ के चले आते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया हिजाब बैन आप हटाओगे, ये तो हमारे धर्म में ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है ना, तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो आपका सेक्युलरिज्म है उसका वायलेशन है। ऐसा ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे यहाँ, ठीक, समझ है आप। अब सेक्युलरिज्म बोलते हैं कि बेसिक फीचर है। अब बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केशवानंद भारती से आपका आया है ना, बेसिक जो आधारभूत जिसको आप सिद्धांत बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, आधारभूत संरचना बोलते हैं, तो उसका वायलेशन हो जाएगा। तो भैया इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, यहां पर आप कोई भी जो है वो किसी भी तरीके का ऐसा क्रियाकलाप नहीं कर सकते जिससे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा वो वायलेट हो। तो यही ग्राउंड यहां पर दे दिया गया कि भैया ये जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इस टाइप का आप काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आर्टिकल 25 से 28 है उसका वायलेशन है, और बेसिक स्ट्रक्चर का ये तो फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन है ही, है ना। अब ये जो है आपका समझिएगा, ये जो धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा जाता, हिंदी में हमेशा आप वर्ड यूज करिए इसको पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, सेक्ट की बात की गई। पंथ का मतलब विशेष एक किसी विचारधारा को, धार्मिक विचारधारा भी, आचरण भी है, विश्वास भी, उसको मानने वाला एक पंथ होगा, ठीक है, पंथ होगा, नॉर्मल सी चीज वैसे समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर 1976 से ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया है ना, जो आपका 42nd अमेंडमेंट है, और इसके अंतर्गत ये भी है कि जो आपका इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे इस टाइम पे, जनता दल सरकार का टाइम वाइम है, ये आपका 75 में आपातकाल के बाद का टाइम है। आप देख रहे होंगे कि संपूर्ण क्रांति वगैरह का टाइम है ये आपका, ठीक। अब हमारे यहाँ जो है वो क्या है बताइए जरा। भारत में जो आपकी सामाजिक समरसता के लिए ये बनाया गया दरअसल, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत विभिन्नता बहुत ज्यादा थी, है ना। विविधता में एकता में हम अपने आप को क्या करते हैं हमेशा प्राउड फील करते हैं। वसुधैव जो है कुटुंबकम, हमारे यहाँ कितने तरीके के लोग आए बताइए। शुरू से आप आक्रमण देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से, और उसी से देखिए कि किस किस तरीके की हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हुई है। तो हमारे यहाँ सब लोग जो है आराम से रह सकते हैं, तो उसलिए जो है आपका विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्रावधानों को क्या किया गया, संप्रेषित किया गया, जोड़ा गया, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉर्मल सी चीज है, ठीक।
अब यहां पर जो है किस लिए होगा, तो भारत में एकता, बंधुत्व है ना, जो है आपको अखंडता, इसको सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है कि जो नॉर्मल सी चीज है, अब ये तो आपको पता होगा ना कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जब आप देखेंगे, है ना, जब राइट टू रिलीजन है, वहीं से जो है इसका ग्राउंड निकलता है। और फिर आपका प्रीएम्बल में भी है ये चीज, फिर आपका कॉमन सिविल कोड कहां रखा गया, डीपीएसपी में। इन सब चीजों को मिला के हमको पकड़ना है। और इसमें बोलते हैं कि भारत जो है, देखिए भारत में सेक्युलरिज्म का सीधी बात है, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी विशेष धर्म को किसी तरीके से प्रमोट नहीं करेगा। आ गया समझ में। दूसरी चीज कि अगर कोई लोक व्यवस्था में या देश की एकता अखंडता पर, है ना, इस तरीके का कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया, तो वहां पर फिर राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। कहां पर, सेकुलरिज्म में जो है, वेस्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे यहां राज्य में फिर वो धार्मिक क्रियाकलाप पे किसी न किसी तरीके से जो है राज्य हमारा वहां पर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरीके का हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है ना। और अब देखेंगे कि हमको गर्व भी है इस चीज में, है ना, क्योंकि आसपास के जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये आपके जो है यहाँ पर राज्य का धर्म है। हमारे यहाँ भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या है, तो भैया हेट्रोजीनियस आपकी सोसाइटी है, यहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है। आर्टिकल 14, 15, 19, 25 से 28 को आप देखेंगे तो यहां पर जो है इसका एसेंस निकल के आएगा। इसके बाद अफर्मेटिव एक्शन अलाउड है हमारे यहां, सकारात्मक कार्यवाही है ना, लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा देखा जा रहा है। बाकी मैंने आपको डिकोड कर दिया, आप लोग इसको देख जाइएगा, सारी चीजें वही लिखी हुई हैं यहाँ पर, है ना, फंडामेंटल राइट्स के रूप में है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर राज्य जो है वो धर्म के अधीन नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान वगैरह में। हमारे यहाँ धर्म जो है राज्य के अधीन है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का जो मेन थीम है ना, वो ये है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज वगैरह हैं, उनके जो हित हैं उनको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना आवश्यक है। क्योंकि आप देखिए कि जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनमें एक असुरक्षा, एक जो है भय की भावना रहती है ना। तो उसके लिए शुरू में ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनाया जा रहा था, तो जो हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े बड़े लोग, सेनानी हैं, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, जो बना रहे थे, उनको यही लगा कि हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म लाया जाए वो ऐसा लाया जाए कि जो अल्पसंख्यक है उनको जो है उनके हितों का संरक्षण। इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 में आप देखेंगे कि वहां पर इस तरीके की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है ना, इसलिए जो है उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुत पुराना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अब जो है ना, अब आप देखो कि एमएलए जो है आपका, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, तो इसमें किस तरीके के जो है वो इसका मिसयूज किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जो है पूरे देश की बुद्धि खुलेगी, क्योंकि अभी जो है इतना बड़ा घोटाला आ गया कि सारे घोटाले फेल हैं बैंक का। आप लोगों ने सुना होगा, अब वो 2010-12 से चल रहा है, 2019 में ऑलरेडी आरबीआई ने जो है मतलब बैंक को पता चल गया था, और आज 22 चल रहा है, 10 साल। एक नॉर्मल आदमी 50,000 का लोन लेके अगर ब्लफ कर देना तो बैंक वाले घर आके सारी चीजों को जब्त कर लेते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। वहां पर आपके क्रोनी कैपिटलिज्म भी आप देखने को मिलेगा, वहां पर अधिकारी भी है, पॉलिटिशियन सब मिले हुए हैं। इतना बड़ा पैसा 20,000 40,000 करोड़ रुपए का जो आपका हो जाता है घोटाला, ऐसे ही हो जाता है। नॉर्मल आदमी, आप लोगों को पता है ना कि जब हम लोग लेने जाते हैं, बोल देंगे कि भैया हमको चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए, सारी चीजें हो जाएंगी उसमें, सारी तरीके से। कभी भी अनसिक्योर्ड लोन देना ही पसंद नहीं करते लोग बैंक्स। तो ये कैसे हो जाता है, नीरव मोदी, विजय माल्या, लगातार होता जा। और ये पैसा है किसका, आप बताइए किसका पैसा है ये जो है पैसा हम लोगों का, आम आदमी का, जो टैक्स पे कर रहे हैं। इतना पैसा चला गया, उसको राइट ऑफ कर दिया। अभी आप लगातार न्यूज देखिए, राइट ऑफ कर दिया गया बहुत सारे जो लोन्स वगैरह थे, एनपीए में डाल देते। क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये लोग तो बढ़िया मजे में बैठे हैं ना, नाम ही नहीं निकला, कैसे आराम से कर रहे हैं ये सब काम। ये रियल जो है प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग इतना जीवन में उलझे हुए हैं, बचपन से जो है पढ़ना लिखना, फिर जॉब, फिर उसके बाद आदमी की शादी होगी तो उस चीज में बिजी हो जाता है आदमी, तो सोचता है कि यार हम क्या कर लेंगे अकेले जाके। लेकिन वास्तव में बात यह है कि हमारे यहाँ जब आम जन इकट्ठा होंगे ना, तभी इनकी बुद्धि खुलेगी। ये मान थोड़ी रहे, लगातार आप देखिए इस तरीके के घोटाले जो है, लगातार कोई जजमेंट सामने से नहीं आया। ब्लैक मनी को ले आएंगे, पार्टी कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी जो है इसी तरीके के। एसआईटी कब गठन हुआ था, जब ये नई पार्टी आई एनडीए। आज तक क्या हुआ उसमें, आप बताइए क्या डेवलपमेंट है। नीरव मोदी में, विजय माल्या में, सहारा का पैसा कितने आम लोगों को फंसा हुआ है। अरे दो ना पैसा,
गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, क्यों आम आदमी का पैसा रखे हो आप जिसमें पूरी अपनी जिंदगी की पूंजी लगा दी है? किसका किसका यहां पर ये दायित्व बनता है? गवर्नमेंट का बनता है। ठीक है, इन चीजों को समझिएगा, इनसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जैसे आप कपड़ा गंदा भेजते हैं, है ना, लॉन्ड्री में, तो वहां से धुल के आता है, बल्कि बिल्कुल साफ हो जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी वही बोला जाता है कि जो आपका ऐसा मनी मनी है जो आपका ब्लैक मनी का मतलब वो कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें वो जो है आपका लीगल वे से उसका जो है वहां पर क्या नहीं किया गया, समायोजन नहीं किया गया है। ठीक, उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं दिया जाता। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसके अगेंस्ट होता है ये, इसलिए इसको इलीगल बोला जाता है। ठीक है ना। और मनी लॉन्ड्रिंग में इसी इलीगल मनी को जो है चैनलाइज करके और उसको क्या कर दिया जाता है किसी ना किसी सेक्टर से, रियल एस्टेट में, तो जो आपकी पोस्ट बॉक्स कंपनीज है आपकी, जिसको खोखा कंपनी आप बोलते हैं, उस तरीके से लाके और फिर क्या कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भैया बिना टैक्स के वो पैसा कैसा हो गया, व्हाइट मनी बना दिया, तो उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। नॉर्मल से चीजें देखा हमने। अब ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, एंटिटी भी कर सकता है ना, खूब पर्याप्त है हमारे यहाँ। ठीक, इसके बाद यहां पर जो आपका टेरर फंडिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ये सारे तरीके के क्राइम का जो है सोर्स है, ऐसा भी समझिएगा ब्लैक मनी। अब ये जो है आपका कोई भी व्यक्ति जो है आपका ब्लैक मनी को जब लीगल मनी में कन्वर्ट कर देता है उसी को व्हाइट मनी, तो नॉर्मल सी चीज है यहां पर। ठीक है ना। और इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब ये 3 तरीके के चरण में होता है। सबसे पहले तो उसको प्लेसमेंट कराना, जो आपका फंड है ना, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आएगा ये। ठीक है, तो जो फंड आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको फिर फाइनेंशियल सिस्टम में किसी न किसी तरीके से वहां पर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले चरण में, है ना। जो भी आपकी मतलब अवैध जो आपके क्रियाकलाप है उससे जो धन एकत्रित किया गया उसको चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम में क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे बताइए, वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना। इस स्तर पर जो है आपका कैश बैंक डिपॉजिट्स वगैरह को देखा जाता है, ये सब मिली भगत होती है, परसेंटेज लेके लोग करते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसके बाद लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग का मतलब ये कि डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं, है ना, चैनलाइज करने के लिए उसको। ठीक है, ताकि जो है उसका जो स्वरूप है उसको बदला जा सके, उसके फॉर्म को। ठीक है, ताकि डिफिकल्ट हो जाए उसको फॉलो करने में। कई तरीके के चैनल बना दिए, कहां कहां आप जाओगे चेक करने, है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन स्टेज जो है, और इंटीग्रेट करने का मतलब अब जो आपका सिस्टम है, जो आपका नेशनल इकोनॉमी है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको फिर लीगल बना दिया जाता है ना। जैसे रियल एस्टेट के माध्यम से, लग्जरी एसेट्स के एनजीओ में आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, बिजनेस वेंचर्स के माध्यम से फिर जो है इस मनी को क्या कर दिया जाता है, लीगल बना दिया जाता है। अब ये मनी आया कहां से, तो भैया आतंकवाद के लिए सबसे बड़े वित्त पोषण का स्रोत है ये। चाहे आपके यहां आप देख लीजिए, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे ड्रग्स हो, है ना, ये सारी चीजों में इसी चीजों का यूज होता है। हमारे यहाँ जो इतने सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है हमारे यहाँ बाकी दंड फंड के लिए पैसा आ जाता है ना। जेएनके का मैटर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, वहां फंडिंग आती कहां से है, यही सबसे आती है। ठीक है, अब इंपैक्ट क्या होता है इसका, तो पोटेंशियल डैमेज होता है। सबसे पहले तो क्रिमिनल एक्टिविटीज, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इससे, है ना। इससे जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी आपके कमजोर होते हैं। ये इकोनॉमी को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल के डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी और जो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों को थ्रेट है इससे। ठीक है, इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टर कम आएंगे क्योंकि उनको डर होगा, सिक्योरिटी नहीं लगेगी फाइनेंशियल क्राइसिस की, है ना। इससे जो टैक्स इवेजन का कल्चर है वो भी इंकरेज करते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करें भैया टैक्स की चोरी वगैरह। ठीक है ना। तो उससे फिर जो इंटरेस्ट रेट जो होता है, एक्सचेंज रेट वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी जाती है। ठीक है, और यहां पर नॉर्मल सी चीजें देख लीजिएगा कि जो आपका अब कानून कंटैमिनेट लीगल ट्रांजेक्शन तो है ही है भैया, नॉर्मल सा टाइम है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि पर्पस क्या है इसका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। तो सबसे पहला ये कि भैया ये जो आपके लूपहोल्स, ये जो प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना, इसके लिए एक व्यापक तंत्र की, कानून की जरूरत थी। उसी को देखते हुए फिर 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इससे निपटने के लिए 2 तरीके की अथॉरिटी, ईडी और एफआईयू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब ये फंक्शन करता है इसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये रिस्पॉन्सिबल है। ईडी आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रवर्तन निदेशालय है आपका, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक क्राइम्स। अब ईडी के साथ भी प्रॉब्लम, ईडी जब है कोई क्लोज कर, जब मतलब केस की जांच कर रहा था, तो बोले भैया सिक्योरिटी वाला केस है बहुत ज्यादा, विजय माल्या इधर सब लोग सब जगह कर लिए, आया कुछ नहीं। आप मतलब आप देखेंगे इसका आउटपुट जो है तो वो क्या ही आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजों को ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो
तो ये जब कोई मतलब रिपोर्ट जैसे किसी केस को ये जो है मॉनिटर कर रही है, देख रही है, जांच वाच कर रही है, तो उसमें जो भी सूचना है ये किसी को नहीं देगी ना। तो एफआईआर जैसे मान लीजिए कि केस के बारे में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनती है ना, नॉर्मल आदमी हम केस करने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह होती है, वहां पर वो नहीं होता है। ठीक, इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको बोला जाता है सेंसिटिव है, इसलिए जो है उसको वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को बुलाया भी जाता है ना वहां पर, तो उसको ये नहीं पता होता कि वो उसको गवाह के रूप में बुला रहे हैं कि उसको अपराधी अभियुक्त के रूप में बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसके बिहाफ में फिर वहां पर बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह भी की जाती हैं, है ना, बिल्कुल की जाती, क्योंकि सूचना तो केवल उसी व्यक्ति के पास है ना, और उसी व्यक्ति के पास है, उसी संस्था के पास है, तो वो ले लेंगे पैसा, आपस में कर लेंगे फिर, है ना, सिस्टम बिठा लेंगे। तो ये लगातार होता ही जा रहा है। अब अभी नया वाला केस मतलब इतना बड़ा केस है कि आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, लगातार हो रहा है, हर 2-4 साल में 2-4 हजार तक करोड़ तो हमारे यहाँ नॉर्मल है, 20-20 हजार करोड़ के हो रहे हैं। ठीक है, क्या घोटाले। ठीक है, अब यहां पर जो है यहां पर बताया जा रहा है कि वही बता रहे हैं कि जब किसी को बुलाया जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो गवाह है कि वो आपका क्या है, आरोपी है। ठीक है ना, उनको खुद नहीं पता होता। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई बार जो है पॉलिटिकली जो आपके मोटिवेटेड एक्शंस वगैरह भी लिए जाते हैं। ठीक है ना, अब नॉर्मल सी चीजें हैं ये। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स बता रहे हैं। तो 2015 में ब्लैक मनी एक्ट आप लोगों को पता होगा, है ना, फॉर्मली जो है जिसको जाना जाता था अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ठीक है, सारा ब्लैक मनी ले आएंगे, अरे सारे पॉलिटिशियंस के पैसे ही है वहां पर, नॉर्मल आदमी क्या जमा करेगा फॉरेन बैंक में पैसे, ब्लैक मनी होगा भी तो 1-2 लाख रुपए, उससे क्या आप लोगों का तो पूरा पैसा पड़ा हुआ है, निकाल के बताओ जरा पॉलिटिशियंस में है। इतने बड़े बड़े कांड के होते हैं, कोविड में कुछ नहीं हुआ, आपके चुनाव लड़ने की जो पैसे की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए भैया, क्यों बढ़ा दिए? हाँ, ये क्वेश्चंस करना नॉर्मल आदमी खड़ा हो जाए ना। हमारे यहां अभी तक सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, और ये तय है कि हर देश में होता है, यहां भी होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है ना। लेकिन ये आज का जो हमारा कल्चर है, जो सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो एक आपका बाई प्रोडक्ट होता है, वो ये होता है कि पूरे सिस्टम में आपको ऐसे उलझाया जाता है ना कि आप इन सब चीजों के बारे में जानते ही नहीं। तो जब आप मांग ही नहीं करोगे अधिकार की, तो आपको वो अधिकार मिलेगा कैसे? वही चीज है, आप अपना पूरा लाइफस्टाइल देखिए, किसी का भी जीवन, छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको प्ले स्कूल से निकला, 10th में पहुंचा, सब्जेक्ट क्या लोगे, उसके पहले ही अगर फादर ने तैयारी की, फादर नहीं तो उसको बना देंगे हम आईएएस बनाएंगे, तो उसके ऊपर थोप देंगे, वो निकलेगा नहीं कि मैथ साइंस इसमें उलझ गया, 11th-12th की अब क्या करूं, डिग्री के बाद निकला तो भैया जल्दी नौकरी करना है हमको, तो उसमें फंस गए, उसके बाद जो है शादी, तो पूरा जीवन, उसके बाद मौत, है ना। विवाह जो है 15वां संस्कार है, उसके बाद सिर्फ अंत्येष्टि होती है। इसको अलग ग्राउंड में मत ले जाइएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्ट बता रहे हैं कि जो आपके इनिशिएटिव 2002 का यही वाला एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद रेरा जो एक्ट लाया गया था आपका 2016, ये लाया गया है। अब देखिए इसमें क्या, और 1988 का जो बेनामी एक्ट है, इसमें भी जो है कुछ जो है अमेंडमेंट किए गए। ठीक है ना, बताइए कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा। इसके बाद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड, तो बोले कोई भी ट्रांजेक्शन जो 3 लाख से ऊपर का हो उसको जो है डिक्लेयर करना जरूरी है, वरना इलीगल और पनिशेबल बना देंगे, इस लॉ के अंतर्गत जो है उसको जो है इलीगल बना देंगे। ये सब चीजें बस देखने की ही है। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन 3 लाख से ऊपर का हो, तो उसमें जो है आप अथॉरिटी को क्या करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जाके रिपोर्ट करें, है ना। और कैश होल्डिंग जो है 10-15 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो फिर आप जाइए तो कमिश्नर जो है इनकम टैक्स के, उनसे लीजिए परमिशन। तो इस टाइप से और लेने लग गई तो फिर और जो है वहां पर रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी, सबके साइड इफेक्ट्स है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में कोई खरीदता है संपत्ति, तो फिर इनको बताना पड़ता है उनके स्टेट के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो आपके कमिश्नर होते हैं, कंसर्न जो भी आपके जो होते हैं, जिनका क्षेत्राधिकार होता है, तो बताना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं इससे जो है जो आपका लाल फीताशाही है वो लगातार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ना। और जहां पर ये बढ़ती है वहीं पर हमारे यहाँ टैक्स टेररिज्म वगैरह का वर्ड सुना होगा ना आप लोगों ने, लगातार जो है न्यूज में रहता है। इसके बाद गवर्नमेंट और जो ईडी है उसको जो है एक जो रूल्स लॉज और जो प्रोविजंस है ना, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में यूज करना चाहिए, है ना। और जिससे कि जो हमारे भारतीय नागरिक है उनके फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन हो, नॉर्मल सी चीज है। इस पॉइंट को ज्यादा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला ये कि जो आपका एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताने। तो जो आपका स्टैब्लिश किया गया इसको 1974 में। दूसरा ये फॉर्मली जो है इसको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 2003 में इसका जो
है वापस से नामकरण किया गया, रीनेम किया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो इसमें क्या बताना है हमको, सही बताना है, सारे के सारे यहाँ पर सही है, यहाँ पर है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपका सीबी, जो आपका क्या है यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में संथानम कमेटी के थ्रू जो है इसको लाया गया था, ये सब आप लोगों को पता होगा ना। ठीक है, अब ये जो है इसके बारे में स्टेटमेंट लिखे गए, बताना है कौन सा जो है ट्रू है। ठीक, तो जो पहला लिखा गया यहाँ पर कि सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो आपका एक्ट है 1941 का, तो ये जो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो आपका दिल्ली जो आपका स्पेशल है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1940 से, किसका 1946 का, वहां से इसकी पावर डिराइव्स होती है। हालांकि 1941 में इसकी बात चालू हुई थी, वहां से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इसको जो है आपका किससे जो है इसको प्राधिकार प्राप्त होता है ना, इसको जो है सारी जो पावर्स दी गई तो वो डिराइव करता है आपका 1946 के किससे एक्ट से। ठीक है ना, तो जो है, और ये जो है पहला स्टेटमेंट उसको इस हिसाब से समझिएगा कि ये जो सीबीआई स्टैब्लिश किया गया एज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1941, उसी का ये ग्रेजुअल जो है आपका डेवलपमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, पहला भी और तीसरा भी, दोनों एक ही है। 1941 में जो है उसको स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से जो है उसको वहां पर स्थापित किया गया था। बाद में वही चल के जो है सीबीआई को फिर जो डिराइव करता है जो वो पावर, जो उसको शक्तियां दी गई है, वो आपका डीएसपी बोला जाता है 1946। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये आपका क्या स्टैच्यूरी बॉडी है, बताइए, स्टैच्यूरी बॉडी है ये आपका, मतलब कि ये क्या आपका स्टैच्यूरी बॉडी है, किसी एक्ट के थ्रू लाया गया है, बताइए जरा। यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो वर्ड लगा हुआ ना सीबीआई, तब इसका नाम सीबीआई नहीं था। 1941 में जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बनाना होता है इसलिए यहां पर एमसीक्यू बनाया गया होगा, समझिएगा। यहां पर जो इसका नाम था ना वो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस टाइम पे, तब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है ना, है ना, ब्राइबरी और करप्शन और वॉर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उनको देखने के लिए। ठीक है ना, तब इसका नाम सीबीआई नहीं था। ठीक है ना, इसके बाद सीबीआई जो है इसको जो है 1946 के जब आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से जब इसको पावर्स वगैरह दी गई, तब इसको जो है वहां पर क्या किया गया, बोला गया कि ये सीबीआई है। आगे चल के फिर संथानम कमेटी वगैरह भी आप लोग सुनते हैं, तो कंटिन्यूएशन है ना, अभी तो हम आजादी का फेज चल रहा है हमारा। तो और इसके बाद ये स्टैच्यूरी कोई स्पेशल एक्ट नहीं लाया गया, उस एक्ट से इसको पावर्स मिलती, लेकिन इसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया है ना। अब सीवीसी देखेंगे आप लोग, ये सब देखेंगे तो इनके लिए कोई एक्ट लाते हैं ना, कोई एक्ट लाते, स्पेशल दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है आपका। ठीक है, इसलिए आपका ये जो है वैधानिक निकाय नहीं बोला जाता, इसको जो है पावर्स 1946 के एक्ट से मिलता है। इसके बाद जो है ये सीबीआई जो है इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे आपका इंटरपोल वगैरह है उसके साथ। ठीक है ना, उसके साथ मतलब पत्राचार करने के लिए जो है ये आपका एक क्या है, भारत का प्रतिनिधि। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका सी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।